हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह एक और नए वीडियो के साथ में हाजिर हूं, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं क्या भाई 10 स्मार्ट टिप्स टू गेट बेटर मार्क्स, या मैं यूं कहूं तो गेट फुल मार्क्स। मतलब क्या भाई कि 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में हम सीखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बना सकती हैं क्या आपकी लाइफ को सुपर इजी। मतलब आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड जब अपने आप को रूटीन कर ले, बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर ले, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम गेन करने वाले हैं एक बेहतर रिजल्ट को। तो क्या करें भाई, कैसे होता है ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, जिसमें डिस्कस कर रहे हैं क्या 10 स्मार्ट टिप्स टू गेट बेटर मार्क्स। मैं सिंपली ये कह रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट, टोटल आउट ऑफ टोटल लेकर के आइए। मैं तो ये कह रहा हूं ये 10 टिप्स अपनाइए और आप जिस भी स्थिति से जहां कहीं भी है वहां से फुल आउट ऑफ फुल की तरफ बढ़िए। मतलब क्या क्या करना होता है, ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जिससे कि एक स्टूडेंट मेरी ही क्लासरूम में पढ़ता हुआ इंटेलिजेंट कहलाता है, मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है, और मैं भी उसी क्लासरूम में पढ़ता हूं, उतना ही समय देता हूं, सेम टाइम देने के बाद भी मेरे नंबर कम आते हैं। मैंने भी पूरी मेहनत करी, मैं भी बराबर से स्कूल गया, मैंने भी बराबर से क्लासेस अटेंड करी, मैंने भी खूब सारी प्रैक्टिस करी, लेकिन उसके मार्क्स आए, मेरे नहीं आए। ऐसा क्यों? कुछ तो रहा होगा। तो सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट बात जो है इसकी, वो तो यह है कि आपका एटीट्यूड। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप रियलिटी में अपने बारे में कितना जानते हैं, और अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं। तो आपको पता चलता है कि भाई मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं एक मिडवेल स्टूडेंट हूं, मैं एक इंटेलिजेंट हूं। ऐसा हमें पहले से पता होता है, और हमारे ब्रेन को हम बार बार ये चीज बता रहे होते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप बेहतर हो, आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, या फिर आप टोटल में से टोटल मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहले तो इस ब्रेन को बताएं। मतलब जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है, फर्स्ट टिप है, वो ये है भाई कि सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड। नॉट ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड, इट्स सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब क्या भाई, हमारा सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड होने से काम नहीं चलेगा, सकारात्मक सोच रखने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। हमारी जो सोच है ना, वो सुपर सकारात्मक होनी चाहिए। मतलब उसमें थोड़ी सी भी नेगेटिविटी की जगह नहीं होनी चाहिए। यानी इस ब्रेन को रेगुलरली मुझे बताना है कि मैं ही वो स्टूडेंट हूं जो कि मैक्सिमम में से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने वाला हूं। मैं ही वो स्टूडेंट हूं जिसको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मैं ही वो स्टूडेंट हूं जिसको सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं। मैं ही वो स्टूडेंट हूं जिसको पूरे सब्जेक्ट के सभी नॉलेजेस इस क्लास के हिसाब से अवेलेबल है। मतलब क्या, हमें हमारे दिमाग को पहले यह बात बतानी पड़ेगी, और जैसे ही हम अपने दिमाग को यह बात बताते हैं, दिमाग तुरंत हमारे को फिल्टर करता है और तो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं हो। तो आगे ना नेगेटिविटी। अब इस नेगेटिव को दूर करना है हमें। यही काम तो हमारा ब्रेन को करने देना है कि भैया वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो भैया हम शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमें आते हैं। कब? जब ये पूरे को खत्म करेंगे तब। तो हमारे ब्रेन को जो हमने कहा है उसको वो सेट करने की कोशिश करता है। हमेशा एक ही चीज उसको पता चलता है, भैया यही टॉपर, यही टॉपर, यही टॉपर, तो वो बनेगा टॉपर। तो ब्रेन को ये बताना पड़ता है। मतलब क्या कि जो हमने सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए सेट किया हुआ है, जो हमने अपने आप को देखा है कि भैया मैं ये हूं, उसको बनाने के लिए ब्रेन शुरू हो जाता है काम करना। और ब्रेन ही तो डिसाइड करता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कि किसको किस काम पे लगाना है, और वो सबको अपने अपने काम पे लगाता है, और हम बन जाते हैं क्या, बिल्कुल वही जो हमने सोचा है। हमने सोचा है कि हम टॉपर हैं, हमने सोचा है हम इंटेलिजेंट हैं, हमने सोचा है कि हम स्टेट रैंक लेकर के आने वाले हैं, हम कंट्री रैंक लेकर के आने वाले। ऑब्वियसली आप लेकर के आएंगे, बहुत आसानी के साथ लेकर के आएंगे। बस इसको तो पता चले। जब आपको यह पता चलेगा कि भैया मेरे ब्रेन को ही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो बाकियों को कैसे पता चलेगा भाई। आप इसको जब आप बताओगे तो ये वो जिंदगी जीना शुरू कर देगा, और जब ये वो जिंदगी जीना शुरू करेगा मतलब आपके पूरे बॉडी पार्ट्स लग जाएंगे उस चीज को बनाने के लिए। एक पॉइंट तो ये हो गई। आगे क्या है पॉइंट भाई? तो अगला पॉइंट है सेट योर एनवायरमेंट। इसका क्या मतलब है? तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है आपके इस एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए आपके गोल तक पहुंचने के लिए कि आप किसे अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में और किसे नहीं।
आई नो कि ये जो समय है, इस समय पे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हमें पसंद आते हैं भाई, बहुत सारा समय उनके साथ स्पेंड करना हमें पसंद आता है। हमें यह भी पसंद आता है कि हमें है ना किस चीज को, मतलब कौन से रिश्तेदार को हमें अलाउंस देनी है, कौन से फ्रेंड्स को हमको अलाउंस देनी है, या फिर हमारे भाई बहन, मैं तो ये भी बोलूं हमारे भाई बहन जो हमारे साथ में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आपको सेट करना है कि किसको एडमिटेंस देनी है आपके जर्नी में और किसको नहीं देनी है। आप इग्नोर करो, आप साइड करो, आप बिल्कुल हटाओ वो सारी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपके सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड को हिलाने की कोशिश करती है, उन सबको हटाइए। क्योंकि जैसे ही आप ऐसे टारगेट बनाते हैं ना, आपके आसपास के जो लोग होते हैं उनमें से 99% ये कहते हैं नहीं ये गलत सोच रहे हो, तुम ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम करोगे, तुम लाओगे पूरे में से पूरे मार्क्स, मैथ्स में तुम्हारे पूरे 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा करने वाले मैक्सिमम लोग आते, तो हटाइए ना उनको, साइड करो भाई, आप फोकस रहो, आपको फोकस रहने की जरूरत है। मतलब आप अपना इन्वायरमेंट सेट कीजिए कि आपकी इस जर्नी में कौन आपके साथ रहने वाला है, कौन रहने वाला नहीं है। क्योंकि इस समय वो भी बहुत ज्यादा होता है कि बहुत सारे रिलेटिव्स एंड ऑल के कॉल्स भी आते हैं कि भैया ठीक है, अच्छा ये वाला चैप्टर कर लिया, नहीं मेरे बेटे को तो मैंने क्या कहते हैं ना शहर के उस वाले कोचिंग में मैंने एडमिशन कराया, ऑनलाइन में भी मैंने खूब सारी क्लासेस दिलवाई, होम ट्यूटर भी अलग से आता है, आपका बच्चा नहीं कर रहा है, अच्छा ऐसा है, तो भैया ऐसा करके हम अपने आप को डीमोटिवेटेड कर रहे हैं। आप इग्नोर कीजिए, ऐसी चीजों को हटाइए, इसका कोई लेन देन नहीं है भाई। आप डिसाइड कीजिए आपका इन्वायरमेंट, मतलब आपके ये अगले कुछ महीने जो आने वाले हैं उस समय आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी घटनाक्रम घटे जो आपको सपोर्ट करे, आपको डीमोरलाइज ना करे। ठीक, अगले पॉइंट्स की तरफ अगर बढ़ूं तो मैं कहता हूं कि भैया एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है जो कि सिर्फ आप कर सकते हो, भैया भूल जाओ अगले कुछ महीनों के लिए सोशल मीडिया को। ये सोशल मीडिया नाम की कोई चीज है, इसके लिए भूल जाइए। क्योंकि ऐसा करते हैं आप आते हैं यूट्यूब पे क्लासेस देखने के लिए, पढ़ाई करते करते, और पॉपअप में एक मैसेज खुलता है, फिर क्लिक करते हैं, फिर हम पहुंच जाते हैं कहां पर भाई, तो हम पहुंच गए व्हाट्सएप पे, हम पहुंच रहे जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे, फिर वहां से रील्स पे, मीम्स पे, एंड ऐसा करते करते पूरा टाइम पास। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, आपको पता है एक शॉट मुश्किल से 50 सेकेंड्स की आती है, लेकिन ऐसे ही 50 सेकेंड बड़ा ही कम टाइम है ना, बहुत ही कम टाइम है। 50 सेकेंड्स के आप उठाइए और 6 शॉट, मतलब बिल्कुल ऐसा मैं बोलता हूं कि आप 60 शॉट्स देख गए। अब है तो 50 सेकेंड कीजिए, 60 इंटू 50 कितना होता है, 3000 सेकेंड्स। ठीक है, और 3000 सेकेंड्स मतलब ये नियर बाई किसके हो गया भैया, तो करीब करीब 50 मिनट हो गया भैया, आपके खा गया 50 मिनट गया। बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ने बैठे थे, लेकिन उसने लिंक करते हुए वहां तक पहुंचा। भैया हटा दो आईडीज, आपको पता है जो आईडीज आपने क्रिएट की है वो आईडी खत्म नहीं होगी, अनस्टॉल मारो फटाफट, सबसे पहली फुर्सत में फोन से सारे डिस्ट्रैक्शंस को बाहर कीजिए, सब कुछ हटा दीजिए। जैसे ये डिस्ट्रैक्शंस आप हटाएंगे ना, थोड़ी सी दर्द होगी इधर, लेकिन एक बात बताऊं कि जब ये चीजें आगे चल करके आपके लाइफ में ऐसी चीज, मतलब ऐसे पोस्ट लेकर के आएगी ना जो आप पब्लिश करोगे और उसके ऊपर इतने सारे लोग रिएक्ट कर रहे होंगे कि भैया ये क्या कर दिया इस बच्चे ने, मतलब हमने तो सोचा ही नहीं था, ये तो बड़ा ही एवरेज बच्चा था, ये तो मिडिल बच्चा था, ये कैसे आ गया भैया, टॉपर कैसे आ गया। जब वो पोस्ट डालने की बारी आएगी ना, आप सोचो कितना मजा आ रहा होगा। तो वो अगर चाहिए दिन कि एक ऐसी पोस्ट भी हो हमारे पास जो कि पूरी तरीके से मेरे सोशल मीडिया पर जुड़े लोगों को मेरी तरफ ध्यान आकर्षित कर दे, इसके लिए आपको पहले उसको दूर हटाना पड़ेगा। तो भैया इसको हटा दो, आप इसको अनइंस्टॉल कर दो, आईडी वहीं से खुलेगी आज से 4 महीने बाद भी जहां पे आप हटाओगे। तो भैया इसको हटाओ, बिल्कुल जल्दी से जल्दी फोन हाथ लगाओ एंड ये सारे सोशल मीडिया को हटा डालो अभी के अभी। अगला पॉइंट अब क्या है, ये तो हो गया भैया हमने अपने लिए एनवायरमेंट, अपने लिए चीजें तैयार कर ली, मतलब अपने लिए सेटअप्स बनाए। ठीक है, ये हमारा पूरा सेटअप था, अब सेटअप बन चुका है, अब क्या करना है। तो भैया पूरे सेटअप से बनाते रहने से बन जाएगा क्या सब कुछ, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना हमें, किधर की तरफ, हमारे टारगेट की तरफ। तो मतलब हमें करना है डेली टारगेट। मैं कह रहा हूं एक टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो करने के बजाय आप रोज के टारगेट सेट करो। रोज के टारगेट कैसे सेट होंगे भाई, आज सवेरे जगते से ही मेरा टारगेट सेट है कि आज दिन भर में मुझे क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि मैंने एक स्प्लिट अप बनाया हुआ है सिर्फ कि मुझे अगले 50 दिन में ये सारी चीजें कर डालनी है। तो अगले 50 दिन के हिसाब से रोज का मेरा टारगेट फिक्स है।
मुझे पता है कि आज मुझे स्कूल में 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना है ना, प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो मैंने वो 2 घंटे रिड्यूस करके अपना शेड्यूल कहीं और फिक्स किया और मेरा टारगेट फिक्स है कि रोज का मुझे कितना स्टडी करना है। मुझे पता है कि रोज मैथ्स की 2 एक्सरसाइज मुझे करनी है, साइंस के मुझे 5 चैप्टर्स पढ़ने 5 पेजेस हमें पढ़ने हैं। इसी तरीके से मुझे पता है सोशल साइंस के मेरे को 10 पेजेस पढ़ने हैं, हिंदी की 1 पोएम हमको देखनी है, इंग्लिश की मुझे 1 फ्रेज देखना है। तो मतलब ये मेरा टारगेट फिक्स करना ही है भाई, रात को सोने से पहले ये पूरा काम करके जाना है। लेकिन टारगेट रोज का क्यों सेट करना है? इसलिए क्योंकि आज के दिन में क्या होगा मैं 1 हफ्ते पहले नहीं सोच सकता था। मैंने प्लान किया और कल ही नोटिस आई कि भैया परसों दिन क्या है भाई, तो प्रैक्टिकल्स है, तो परसों का टारगेट कैसे फिक्स कर लूंगा 1 हफ्ते पहले? तो सीधा सिंपल सी बात है, रोज सवेरे इसको फिक्स कीजिए। आज अगले दिन में, मतलब अगली कैलेंडर की डेट बदलने से पहले मुझे क्या क्या खत्म करना है। अब क्या हो चुका भाई, तो अब मेरा टारगेट सेट हो चुका है कि आज क्या करना है। अब जैसे ही मेरा टारगेट सेट होता है तो बात आती है मुझे क्या, रिसोर्सेस के ऊपर। यानी जब मैं पढ़ाई की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं तो मैं बात करूंगा रिसोर्सेस, मतलब मुझे कहां से पढ़ना है, ठीक है, कहां से पढ़ना है, कौन सी चीज से पढ़ना है, यह फिक्स होना जरूरी है। और सबसे बेहतर तरीका है क्या, कि भाई आप अपने नोट से पढ़ें, जो अब तक में स्टार्टिंग से लेकर के आप नवंबर तक में, मतलब जब आपका सेशन स्टार्ट होता तब तक से लेकर नवंबर तक में आप सिर्फ रिसोर्सेस ही कलेक्ट कर रहे हो, तो मतलब रिसोर्सेस ही बना रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन, उसी से आपको पढ़ाई करनी है। इसके साथ साथ आपको और भी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी। क्या मुझे कौन सी बुक्स लगेगी, मतलब नोट्स के साथ साथ क्या मुझे कोई बुक लग रही है? भैया बुक भी डिसाइड हो चुकी है, बुक डिसाइड हो चुकी है, मुझे मेरे नोट्स डिसाइड हो चुके हैं, मुझे यह भी डिसाइड हो चुका है किस टीचर से पढ़ना है, किनके पॉइंट्स मेरे को समझ में आते हैं, मुझे उन्हीं से डाउट्स पूछना, उन्हीं समझना है, वो भी पार्ट ऑफ रिसोर्स है। मुझे कौन कौन से कलर की पेन यूज करनी है, मुझे कैसे पेजेस पे लिखना है, मुझे किस पोस्चर में बैठ करके लिखना है, मुझे किस पोस्चर में बैठ करके पढ़ना है। क्योंकि देखिए इसके लिए भी स्थान निर्धारित करना पड़ेगी आपको कि भैया किस जगह पढ़ें, कैसे पढ़ें। ये सब कुछ पार्ट है हमारे रिसोर्सेस, ये सब कुछ कलेक्ट करके हमको रखना ताकि इसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो। होता यह है, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, मुझे हिंदी पढ़ने का मन कर रहा है, या हिंदी की कोई चीज दिमाग में चल रही है और मैथ्स में अब मन नहीं लग रहा, तो भैया पता चलती है जहां मैं पढ़ रहा हूं वहां से करीब करीब दूसरे कमरे में रखी है मेरी हिंदी की किताब। अब यहां से उठ के जाऊं, किताब लेके आऊं, हो गया डिस्ट्रैक्ट, हो गया, काम खत्म हो गया, वहीं पे पिक्चर फिनिश। मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है भाई, मुझे मेरे ही एक्सेसिबल होनी चाहिए सारी चीजें, हिंदी की बुक हो, इंग्लिश की बुक हो, मैथ्स हो, जितनी चीजें मेरे ही सराउंडिंग्स में चाहिए। मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, मतलब मुझे रिसोर्सेस अपने कर लेने पड़ेंगे फिक्स। अच्छा, अगर ये चीजें हो चुकी हैं तो अब आपकी बारी ये आती है कि भैया पूरा अब माहौल जम चुका है, लग रहा है ना, पूरा माहौल जम चुका है। माहौल जम गया तो क्या करेंगे, तो ढूंढेंगे हम अपने वीक पॉइंट्स को, क्योंकि मुझे काम किस पे करना है, मेरे वीक पॉइंट्स पे। तो मतलब लोकेट योर वीक पॉइंट्स भाई, आपके जितने भी वीक पॉइंट्स हैं, जितने भी कमजोर पॉइंट्स हैं, उनको लोकेट कीजिए। मैथ्स में मेरे को मेंसुरेशन नहीं समझ में आता, मैंने लोकेट किया, मार्क किया, तुरंत गया मैग्नेट ब्रेन्स पे एंड मेंसुरेशन सीख लिया। सिमिलरली मैंने क्या किया भाई, तो लोकेट किया कि मेरे को साइंस में पर्टिकुलरली फिजिक्स के इस वाले चैप्टर में ये पॉइंट में मेरे को दिक्कत है, मैंने मार्क किया। लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, कोई भी चीज सोचिए नहीं, तुरंत जैसे ही दिमाग में लिखो, तुरंत तुरंत तुरंत। नोट्स तो ऐसे बनने चाहिए जैसे कि हर एक काम का नोट रखा हुआ है। अगर आपने लिख लिया तो आधी समस्या वहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को पता चल गया कि मैंने उसको रिजर्व कर लिया है, बदल नहीं सकता मैं स्टेटमेंट। दोबारा गया, मैं सारे वीक पॉइंट्स को मैंने लोकेट किया, लोकेट करने के बाद में मैं क्या करूंगा भाई, उस पर काम करना शुरू करूंगा। सारे ही वीक पॉइंट्स पे मुझे काम करने हैं, जितने भी वीक पॉइंट्स हो, चाहे वो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई के बियॉन्ड हो। अब भैया मेरे को उठना है 6 बजे, मैं 6:45 पे उठ पाता हूं, तो मेरे वीक पॉइंट है, इसको भी मेरे को क्या करना भाई, रिमूव करना, इसको भी हटाना। सारे वीक पॉइंट्स को लगाइए, क्योंकि जब आप सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो भैया कोई भी वीक नाम का शब्द तो आना ही नहीं चाहिए ना हमारी जिंदगी में। तो पहली बार ही अपने ब्रेन को उस रास्ते पे ले जाना है, तो ये सब हटाना तो पड़ेगा ना हमें। चलिए अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, 7वें टिप की बात करते हैं। तो 7वां टिप है भाई रिवीजन। अब रिवीजन से मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई जो पढ़ लिया उसका रिवीजन नहीं, मैं कहता हूं ये नहीं है रिवीजन। रिवीजन का मतलब यह है कि भाई आप किसी चीज को बार बार दोहराते रहिए, जब तक आप उसको दोहराएंगे नहीं तब तक वो रूटीन नहीं बनेगी। कहते हैं ना 21 दिनों तक लगातार जिस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करते जाएंगे, ब्रेन उसको सेव करके रख लेता है।
उसको पता चल जाता है भैया रेगुलर रूटीन का पार्ट है, ये कभी सडनली आया हुआ काम नहीं है, ये रोज करना है मुझे। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी नई हैबिट आती है 21 डेज तक अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाती है, अदरवाइज वो एक्टिविटी है। तो पढ़ाई हमारी हैबिट होनी चाहिए, एक्टिविटी नहीं। हमारे ब्रेन को पता होना चाहिए पढ़नी ही है, ये क्या है, इसकी हैबिट है, इसकी आदत है। ये ऐसा नहीं है कि कल टेस्ट है तो आज पढ़ रहे हैं फिर कल से वही वाला काम, तो भैया नहीं हो पाएगा ये चीज। इसलिए रिवीजन, अब रिवीजन के बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजें, आप क्या रिवाइज करो, कैसे रिवाइज करो। चलिए मैं कोर्स रिवीजन पे आता हूं और कोर्स रिवीजन के तरीके को बताता हूं। सबसे पहले रिवीजन का पोर्शन यह है कि आप होल शोल आपने जो पढ़ा हुआ है उसको ऐसा काम कर सकते हैं कि आपके पास सिंपली अब तक का पढ़ा हुआ, ठीक है, आपने जितनी भी पढ़ाई की है उस किए हुए पढ़ाई में से जो भी आपने नोट्स में बनाया है, पहले रिवीजन के समय में आपने होल पढ़ा, अगले रिवीजन के टाइम पे आप उसको रिड्यूस करके ले आइए कहां पे, 70% पे, और लिख लिख के रिवाइज कीजिए। लिख लिख के की पॉइंट 70% में मैंने कवर की। ये कब भाई, सेकंड, फर्स्ट टाइम आपने रीड किया, सेकंड टाइम में आए, थर्ड टाइम पे आ रहे, थर्ड टाइम में ये रिड्यूस होकर के आ जाएगी 40%। मतलब सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन करूंगा, उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स करूंगा बस। और अगर इसको लेकर के आ जाऊं मैं 4 तक तो ये बची 10%। अब बोलेंगे ये इतना करने से क्या फायदा हो रहा, तो मैं बोल रहा हूं ये मेरे सामने इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ है, सेकेंड टाइम में मुझे पता है किस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है, तो मैं पैराग्राफ वाइज मैंने उसको हटा लिया। भैया पहले पैराग्राफ की ये लाइन और ये लाइन, फिर अगले की ये मतलब कट शॉर्ट करके 70%। उसके अगले में आऊंगा तो मैं और कट कर दूंगा और भी हटाते चले जाऊंगा, और अगले में आऊंगा और भी पॉइंट्स हटाते चले जाऊंगा। कुल मिलाकर के एट द लास्ट टाइम जब आएगा मेरे पास में तो पता है कितनी सी बचेगी, सिर्फ और सिर्फ एक चिट बचेगी, एक सिर्फ और सिर्फ पर्ची बचेगी, फर्रा पर्ची, बस इतनी सी बचेगी भाई। मतलब क्या, तो आपको बनाने फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड मतलब क्या, सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा होगा और कुछ नहीं, सिर्फ टॉपिक का नाम और कुछ भी नहीं भाई। जैसे आपको ओम्स लॉ पढ़ना है, सिर्फ ओम्स लॉ लिखा है इसमें और कुछ नहीं, क्योंकि आपने एक बार होल पढ़ा, फिर आपने 70%, 40%, 30%, 10% तक में आए हैं आप, तो मतलब आप करीब करीब 4 बार रिवाइज कर चुके हैं चीजों को। और अगर आप चाहते हैं बेटर मार्क्स, तो बेटर मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस और नंबर ऑफ टाइम रिविजन्स। सीधा मैं तो बोलता हूं भाई, जितने ज्यादा मार्क्स चाहिए उतने बार रिवाइज करना पड़ेगी, क्योंकि हर बार रिवाइज करेंगे कुछ ना कुछ क्रैक्स हील होंगे। हर बार रिवाइज करते को जाएंगे आपको पता लगेगा कुछ ना कुछ पहली बार में छूट गया था। तो मतलब क्या भाई, आपके क्रैक्स हमेशा रिवाइज होते रहे, मतलब क्रैक्स आपके हील होते रहे बेसिकली, तभी जाकर के पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एक 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरा आंसर लिखने पर भी हमें 3 मिलते हैं और टॉपर को 5 मिलते हैं। रीजन, क्योंकि वो उसको पता है कहां कॉमा लगाना है, कहां फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर मुझे कौन सी चीज को अंडरलाइन करनी है, मुझे किसके कितने पॉइंट्स बना करके लिखने हैं, क्या पैराग्राफ में लिखना है, सिर्फ पॉइंट में लिखना है, क्या डायग्राम भी है, क्या उसके अंदर किसी और थ्योरी से रिलेट भी करता है, क्या वो सारे फैक्टर्स लिख करके आता है, इसलिए 5 में से 5 पाता है। और हमने अगर मान लीजिए मेरे 27 क्वेश्चन में से एक एक नंबर भी सब में गलती के 27 नंबर चलेगा, मैं चलिए छोड़िए, मैं तो कहता हूं कि 27 में से 20 में भी एक एक नंबर की गलती करी, 20 नंबर चलेगा, 20% गए। तो इसलिए रिवीजन जरूरी है। और रिवीजन के बाद मेरे को फ्लैश कार्ड चाहिए। फ्लैश कार्ड से ब्रेन क्या करता है कि आपने लिखा सिर्फ ओम्स लॉ में, और आपको ये फ्लैश कार्ड आपके रूम में, जहां आपकी स्टडी है, रूम है, वहां पे ये सब आपको चिपकाने पड़ेंगे। क्योंकि आप जब कभी भी, मतलब आप उसको मत देखिए, आपके नजरों में ऐसे उठते जाते हैं ऐसे भी, तो वो आपके नजरों में दिखता रहेगा, आप मत पढ़िए, फिर भी आपका ब्रेन पढ़ लेगा उसको। और डेकोरेटिव बनाइए, और मजेदार लगेगा। फ्लैश कार्ड बड़े डेकोरेटिव बनाइए, जितना डेकोरेटिव बनाएंगे मजा आएगा। आपको लगेगा यार एग्जाम टाइम में आप इतने सारे एक्टिविटी करने को बोल रहे हैं, तो ये तो लफड़े वाला काम है ना, ये सब करेंगे तो पढ़ेंगे कब? नहीं भैया, पढ़ने के साथ साथ जब आप रिलैक्सेशन की बात करते हैं तब आप ये काम करते रहिए। ये आपको रिलैक्सेशन ही प्रोवाइड करता है। आपका कमरा सजा हुआ दिखेगा, आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। आपके दिमाग को ये जो सुपर पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने में मदद करने वाला है, क्योंकि जितनी बार उस कमरे में घुसेंगे आपको लगेगा हाँ यार ये पूरा डेकोरेटिव है, और ये पूरी डेकोरेशन मैंने की है। ये देखो यहाँ ओम्स लॉ है ना, यहाँ पर देखो केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस लिखे हुए, ये एलिमेंट्स के पूरे चार्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे हार्ट का डायग्राम लगो, कितना प्यारा लगेगा, अच्छा भी लगेगा, और ये भी लगेगा कि ये मैंने ही तो पढ़ा है, मैंने ही तो बनाया है।
और क्यों बनाने बोल रहा हूं फ्लैश कार्ड? आप जब फ्लैश कार्ड बना रहे होंगे ना, तभी आपका 90% चीज इधर स्टोर हो जाएगी। आप सिर्फ लिखो ना ओम्स लॉ, मैं अभी आपको बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, मैं बोल रहा हूं ओम्स लॉ, आपके दिमाग में सिर्फ ओम्स लॉ नहीं सुनाई दे रहा, आपके दिमाग ने एक पूरी सर्किट डायग्राम बनाई, V प्रोपोर्शनल टू I लिखा, V इक्वल्स टू IR लिखा, आपके दिमाग ने कहा R रेजिस्टेंस है, यहां पे सब कुछ किया आपके ब्रेन ने, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने नहीं बोला ये सब करो आप, मैं तो सिर्फ ओम्स लॉ बोल रहा हूं भाई। यही है फ्लैश कार्ड का काम, यही है फ्लैश कार्ड का काम कि भैया सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड और पूरा चैप्टर रिवाइज, पूरा सिलेबस रिवाइज करके दे देता वो। इसलिए बनाएंगे हम फ्लैश कार्ड, और डेकोरेटिव इसलिए क्योंकि मजा आएगा देखने में, हमारी आंखों को सूदिंग लगेगा तो वो देखेगा बार बार, सिंपल। ठीक है, हमेशा हमारे ब्रेन को नया करना पसंद होता है, हमारे ब्रेन को वो सारी चीजें अच्छी लगती है जो फर्स्ट टाइम दिखती है, वो सारी चीजें अच्छी लगती है जो नई होती रहती है ना। वही बोरिंग सी चीज, एक ही चीज को देखते रहे, खाली दीवार, तो फिर यार कुछ भी मजा नहीं आने वाला। बनाइए, इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत मजेदार तरीके से बना सकते हैं। एंड 9th पॉइंट है अब भाई कि ये सब कुछ हो गया, अब एग्जाम वाले पॉइंट पे सीधे सीधे आए। तो एग्जाम के लिए यही काम, अब क्या कहना आपको, पहुंचना PYQs पे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और शुरू कीजिए काम करना उस पे, क्योंकि अब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें ये चीज बता देते हैं कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी कैसे पूछे जाएंगे, पिछली बार कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट थे, तो अभी भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चन पिछली बार, न्यूमेरिकल्स कितने आए थे, कितने थ्योरी आती है, ये सब कुछ। तो वो क्या होगा भाई, पूरा चैप्टर एक साथ स्क्रॉल होता जाएगा, पूरा चैप्टर PYQs कर लेने से। अब PYQs करने के बाद अब आपके दिमाग को पता चल चुका है, पता क्या, पूरा पैटर्न पता चल चुका है, उसको सब कुछ पता चल चुका है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उठाइए मॉडल पेपर या फिर सैंपल पेपर, क्योंकि सैंपल पेपर और मॉडल पेपर जिसको मर्जी पढ़े उसके आप देख लेते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हो रहे उसको भी देख लेते हैं, कोई पब्लिशर ने बुक निकाली वो भी देखते हैं, कोई दोस्त मित्र ने बताया वो भी देखते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी दिख जाते हैं, और फिर वो कंफ्यूजिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको PYQs नहीं पता, हमको पता ही नहीं कैसे क्वेश्चन आते, तो वो कंफ्यूजन लगता है। वो कर, अच्छा यार वो टॉपर बच्चा वो कर रहा है तो वो वाली खरीद लूं बुक तो हो जाएगा मेरा भी। अरे भैया जरूरी थोड़ी है, आप भी तो टॉपर हो ना भाई, इतनी सारी चीजें आपने भी तो बनाई है ना, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो ना। कहीं सुनी बातों में दूसरों के ऊपर भरोसा करने की क्या जरूरत है भाई, किसी को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के टाइम पे आप अपने आप को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपने ये सब मेहनत की है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा ना तो बना सकते ना नष्ट कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं भाई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये एनर्जी नष्ट हो जाएगी क्या? नहीं, ये एनर्जी हमने लगाई है, नष्ट नहीं होगी। तो इसलिए एट द फाइनली आ जाइए आप मॉडल एंड सैंपल पेपर्स पे, एंड करते जाइए, पूरी तैयारी करते जाइए, एंड एट द फाइनल एंड आपको मिलने वाले हैं भाई पूरे में से पूरे नंबर 100 आउट ऑफ 100। ये मेरी श्योरिटी क्यों है? क्योंकि जब आप इतने ज्यादा सिस्टमैटिक हो गए, आप खुद से अभी सोच करके देखिए, क्या ये मैं सारे प्रोसीजर फॉलो करूंगा तो मैं कितना ज्यादा स्मार्ट बॉय बन गया, है ना, या फिर मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हो रहा हूं। क्यों भाई? क्योंकि मैं सिस्टमैटिक हो रहा हूं, मैं सिस्टमैटिक हो रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, और अगर सही डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरे को जीत तो मिलनी है ना भाई, गोल तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो ये 10 टिप्स थे मेरी तरफ से आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, ताकि आप बेहतर स्कोर कर सकें। एंड इसी तरीके के बाकी कोर्सेज के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।